अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई तारीख रकम हुई है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत ने एक ऐसे मजहबी नोयत के केस को बराह रास्त नशर किया है कि जिसमें दोनों अफ्रीकैन के दरमियान कुछ कशीदगी के इम्कानात थे। और ये केस है ब्लास्फेमी के हवाले से, यानी तौहीन रसालत के हवाले से जो मुख्तलिफ़ मुकदमात पिछले कई साल में दायर किए गए थे, उनके अंदर एक इंकशाफ हुआ था कि ये वो मुकदमात हैं जो एक ही ग्रोह के लोग आम शहरियों के ख़िलाफ़ दायर करे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते थे। और फिर ये इंकशाफ हुआ कि मुबैना तौर पे जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसमें सोर्स रिपोर्ट से ये इंकशाफ हुआ कि मुबैना तौर पे एक पूरा गैंग था जो कि आम शहरियों को तौहीन रसालत के केसेस में फंसाता था। ये एक इल्ज़ाम है जिसकी तस्दीक अभी होनी है और इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि एक अदालती कमीशन बनाया जाए। तो बहरहाल ये इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए अदालती कमीशन बनाना चाहिए या नहीं, सिर्फ इसी सवाल के ऊपर इस वक्त जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में बहस हो रही है, दलाइल हो रहे हैं। और आज इसलिए भी अहम दिन था पाकिस्तान की तारीख़ का कि ये वो मामला है, हसास मामला है तौहीन रसालत के नौयत के इल्ज़ामात का और मुकदमात का, कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि अहम शख्सियात जैसे कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर थे और कुछ दीगर लोग, उनकी जान भी चली गई और लोग हजूम के हाथों कत्ल भी हुए। ज़ाहिरी बात है मुसलमानों का मुल्क है, मगर फिर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिस शख्स पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लग जाता है तो उसको फिर अदालत में इंसाफ तो दूर की बात, वकील भी नहीं मिलता। और ख़ास तौर पे अगर कोई वकील शिकायत करंदा बन जाए तो फिर मुखालिफ सिंफ में तो वकील हासिल करना बहुत मुश्किल है। और मातहत अदालतों में जितने भी केसेस गए हैं 99.99% केसेस में सबको सज़ाए मौत हुई है, क्योंकि मातहत अदलिया के जजेस जो हैं वो इंतहाई दबाव के माहौल में ये काम करते हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नई तारीख रकम हुई है, सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जैसा एक इस्लामी मुल्क जिसमें पाकिस्तान की एक अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आईनी अदालत है, उसने इतने हसास मामले पे बराह रास्त अपनी कार्रवाई को नशर किया है। अब इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनमें सबसे बड़ा तो यही है कि अवाम के अंदर एक बहस हो सकती है, मगर उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम यह आ रहा है कि यहाँ पे अंग्रेज़ी में कार्रवाई सारी हो रही है और आम आदमी शायद उसके लिए सुनना इतना आसान नहीं है। मगर इसके बावजूद भी वक्त के साथ साथ शायद ये चीज़ें मज़ीद आसान भी बना दी जाए। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हादी अली चट्टा, जो कि वकील हैं उन चंद तौहीन रसालत के मुल्ज़मान के जिनका ये दावा है कि उनको फंसाया गया है इस मुबैना ब्लास्फेमी गैंग के ज़रिए। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं ज़ीशान, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, ज़ीशान सैयद, और इन्होंने भी इस केस को कवर किया है। पहले तो एडवोकेट हादी अली चट्टा, ये कितने लोग हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, और अब ये मामला, ये ब्लास्फेमी गैंग का लफ्ज़ कहाँ से आया और किस तरह ये इस्टेब्लिश हुआ? जी मतलब साहब, ये 400-450 लोग हैं जो इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं। और ये जो ट्रायल फेस कर रहे हैं उन सब में जो FIRs हैं इनके ख़िलाफ़, वो सब एक ही पैटर्न की FIRs पूरे पाकिस्तान में? जी पूरे पाकिस्तान से हैं, बट मेजॉरिटी लोगों को इस्लामाबाद और पिंडी हनी ट्रैप और लड़कियों के थ्रू बुला के अगवा करके गिरफ़्तार कराया गया। तो वो भी एक पैटर्न है। काफ़ी सारे फैमिलीज़ के लोग जो हैं उन्होंने अगवा के पर्चे भी कराए हुए थे, क्योंकि उनके घर वाले गायब हो गए, 2-3-4 दिन गायब रहे। 2-3-4 दिन उनका अगवा का पर्चा 365 का इनफील्ड था जब वो FIE कस्टडी में पुरस्कार तौर पर पाए गए। और इसके अंदर जो है वो एक किस्म की FIRs हैं, एक ही ऑफेंस लगा हुआ है। मुद्दईयान जो हैं इसके अंदर, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो एक मुनज़्ज़म ग्रुप की सूरत में सामने आए हैं। वो 25 से 30 अफराद हैं जिन्होंने 400-450 लोगों को पूरे पाकिस्तान से फंसाया हुआ है और एक ही नौयत का उनके ऊपर एविडेंस प्लांट किया हुआ है। एक ही नौयत से मुराद क्या है? एक ही नौयत से मुराद ये है मतलब साहब कि ये पोर्नोग्राफिक इमेजेस हैं जो पॉर्न वेबसाइट से डाउनलोड की गई हैं और उनके ऊपर फ़ोटोशॉप करके AI से और एडिट करके मुक़द्दस जो औराक है, मुक़द्दस तालीमात हैं, चीज़ें हैं इस्लाम की, वो फ़ोटोशॉप करके लगाई गई है। सबके ऊपर यही एविडेंस प्लांट हुआ है।
तो ये लोग क्यों ऐसा करते थे, मकसद क्या था, क्या हासिल होता था अगर ऐसा होता था? देखिए इसमें दो तीन मोटिव्स हैं। एक जो पहला मोटिव है बज़ाहिर सबसे बड़ा, वो अपने कद काठ और अपने आप को मजहबी हलकों में बड़ा दिखाने के लिए कि आप एक फेक मिशन के ऊपर जो है वो गामजन है और आप कोई बहुत ठेकेदार है मज़हब के और आपने कोई बहुत पलरा कोई झंडा उठाया हुआ है इस चीज़ का, वो भी था। इसके अलावा मॉनेटरी बेनिफिट्स का इल्ज़ाम भी मौजूद है और वो इस तरह से है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में उसका जिक्र है। और मैं और ईमान जो 30 से 35 अफराद के वकील हैं, उनकी फैमिलीज़ और उनकी माएँ और बाप रोते हुए हमारे सामने इस बात का बता चुके हैं हमें कि किसी ने अपनी भैंस बेची, किसी ने अपने जेवर बेचा, किसी ने ज़मीन अपनी बेची और पैसे दिए। बिल्कुल। अच्छा, जिन्होंने पैसे दे दिए जी, तो उनको छोड़ दिया जाता था? एक ख़ास अमाउंट मांगी जाती थी जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। उसमें से कुछ अमाउंट अगर दे दी जाए तो वो नहीं छोड़े जाते थे। अब ऐसे अफराद भी मंजर आम पे आ गए हैं जिन्हें उन्होंने पैसे दिए और वो छुट गए। उन्हें कभी चलान ही नहीं किया तो गया। उन्होंने कोई हल्फिया बयान दिए हुए अपने? नहीं, वो हमें इन पर्सन तो बताते हैं, बट वो कहते हैं कि हमने पैसे देके अपनी जान बचाई है इतने बड़े मसले से, सजाए मौत से एलिजिडली, तो हम इसके बाद तो दोबारा ये बात नहीं करेंगे। चलें, ये तो अब एक इल्ज़ाम है ना, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त अदालत ने या जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने क्या फैसला क्या करना है, दलाइल किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं, कौन सा कानूनी सवाल है? ऑनरेबल कोर्ट ने बेतहाशा बार ये बात की है कि वो इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती। बाकी सारे फैक्टर जो जिक्र हो रहे हैं, जो सारी बातें हो रही हैं, वो सिर्फ इस बात पर दलाइल मांग रही है कि क्या उन्हें कमीशन बनाना चाहिए या नहीं। ये एक लीगल पॉइंट है, इसके ऊपर वो दलाइल सुन रहे हैं। कमीशन बनाना तो हुकूमत का काम नहीं है। नहीं, वो सिफारिश तो ये देखें ना, ये ऑर्डर करेंगे और ये फेडरल गवर्नमेंट को कहेंगे, वो कमीशन बनाएगा, उसकी सिफारिशात जमा होंगी और उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट अपना उस पर काम करेगी। लेकिन बार बार दूसरी साइड से इसको ट्रायल की तरफ ले जाया जाता है। ट्रायल्स देखें कंटिन्यू हो रहे हैं। कल भी हमने एक ट्रायल में पिंडी में 342 की स्टेटमेंट कराई है और मैं आपको चंद मोटी मोटी बातें बता देता हूँ ट्रायल के बारे में कि कल जिस ट्रायल में 342 की स्टेटमेंट जमा हुई है, वहाँ पर हमने अटेस्टेड कॉपीज़ जमा कराई हैं। वो पिंडी में चल रहा है ट्रायल, CCRC पिंडी चला रहा है ऑनरेबल तारिक अयूब साहब की कोर्ट में। दूसरा ट्रायल चल रहा है इस्लामाबाद में। मैंने इस्लामाबाद के ट्रायल की जो है अटेस्टेड कॉपीज़ दी उन्हें और बताया कि FIR 156 के अंदर कंप्लेनेंट तैयब जफ़र ने जो अकाउंट सबमिट कराया FI में वो था आवारा पंची 4265। वही अकाउंट 26 दिन बाद एक और कंप्लेनेंट ने पिंडी में जमा करा दिया और कहा आवारा पंची 4265 मेरा अकाउंट है, जो कि सीज हो चुका था FIA के पास। और वहाँ पे कंप्लेनेंट कहता है कि मैं इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ 5 बंदों का ट्रायल चल रहा है, यहाँ 5 बंदों का ट्रायल चल रहा है। तो ये ओवरलैपिंग और इस तरह की बहुत मोटी मोटी बातें हैं। तो इसमें क्या FIA के एहलकार भी बिल्कुल FIA की तो बज़ाहिर बहुत स्ट्रॉन्ग कनाइवेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वो हम सलाह मशवरा होकर उन्होंने ये काम किया और FIA के एहलकार भी पैसे लेने के अंदर इन्वॉल्व है। चलें, अब इसके हवाले से कोई महकमाना इंक्वायरी तो हो रही होगी? जी बिल्कुल। ये FIA ने खुद एक लेटर भी लिखा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम तो लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये इंक्वायरी नहीं कर सकते, कोई और अदारा इसकी इंक्वायरी कर ले। चलें, कोई और अदारा ये कोई निशान। आपने इस सारी कार्रवाई को देखा, क्या ज़रूरत पड़ी, ये क्यों लाइव करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो हमारी अदालतों की तमाम कार्रवाई लाइव होनी चाहिए, पूरी दुनिया देखे, ओपन होनी चाहिए, मगर ये इतना हसास मामला और इसको लाइव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मती साहब शुक्रिया, आपने ख़ुद बता दिया कि ये बड़ा इंतहाई हसास मामला था और इस हसास मामले को यानी कि एक तो ये है कि यहाँ पे 101 पिटिशनर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो कोर्ट में एक साइड पे बैठे होते हैं, दूसरी तरफ जो रेस्पोंडेंट्स हैं मौलवी है, फिर उनकी जो चेले होते हैं, उनके वकला होते हैं। तो कोर्ट रूम आप ये समझे कि वो एक कबड्डी का मैदान बनने की तरफ जा रहा होता है। अब दोनों साइड पे बैठे होते हैं। एक वकला जो है, हमने जो लास्ट हियरिंग हुई थी वो यहाँ पे अर्गू चल रहा होता है, यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है या पीछे से कोई जो है लुकमा दिया जाता है। एक वकील साहब जो कोर्ट के साथ अंदर जज के साथ जो है बड़ा बदतमीज़ी से पेश आते रहे। आज उनको अदालत ने बोलने से ही मना किया। वो जैसे रोस्टम पे आता है तो अदालत ने कहा आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप जाके बैठ जाए। अब ये कहानी होती थी, फिर बाहर निकल के बड़ा रश होता था और इनकी एक कोशिश थी कि यार किसी तरह अदालत को प्रेशराइज़ करे। और आज जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने कह भी दिया कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम इस तरह का शोर गलगपाड़ा करके तो अदालत को प्रेशराइज़ करेंगे, तो प्रेशर से अदालत को कुछ नहीं होना, अदालत ने प्रेशर में नहीं आना, फ़ैसला करना है और मफाद आमा का फ़ैसला है। देखिए हसास मामला है। काजी फ़ाइज़ ईसा के एक फ़ैसले पर उनकी सर की कीमत रखी गई थी। तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने इस माजी की जो चीज़ें थे, जो इवेंट्स थे, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बेहतरीन फ़ैसला कर लिया। अब बात यह है कि दोनों तरफ चल रही, एक तरफ ये कह रहा है कि यार ये ब्लास्फेमी गैंग है, दूसरे कह रहे हैं कि हम तो बेगुनाह हैं।
अब इनका दुनिया को कैसे पता चलेगा? आप व्लॉग करेंगे, मैं करूंगा, हमारा कोई और कोर्ट रिपोर्टर करेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया इस मौजू पे तो व्लॉग भी कोई नहीं करता, कोई करते भी नहीं बात है, कोई इसको बात नहीं करता, मेन स्ट्रीम भी नहीं चलाते, जो मैं खड़े खड़े फतवा लगा दे, वो कहते जाके मारो ये हो जाए, तो इसलिए इस पे तो बात ही नहीं होती ना। ये जो हम तो आज बात कर रहे हैं कि ये लाइव जो प्रोसीडिंग हुई है, इनका पस मंज़र क्या है और इसकी अहमियत क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। तो ये इसी वजह से कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं चलना था कि क्या हो रहा है कोर्ट में, क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, वही धमकियाँ होती, वही कोर्ट के जज के हवाले से कल को कोई भी धमकी आ जाती कि हाँ जी इसने ये गलत फैसला किया। तो कोर्ट का एक तो ये था कि कोर्ट का डेकोरम बड़ा फिट रहा। आज हम कोर्ट में बैठे थे, कोई शोर शराबा नहीं, इवन दैट रेस्पोंडेंट की वकील सजाद अकबर अब्बासी आर्गूमेंट्स कर रहे, तो अदालत ने कह दिया कि आज आपकी अदालत इंतहाई ज़बरदस्त है, बड़े अच्छी तरीके से कोर्ट के डेकोरम के मुताबिक है। तो कोर्ट के अंदर जो शोर शराबा था या इस मामले को जितना हसास था और इस मामले को प्रेशराइज करने के लिए या इस मामले को कहीं और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिशें जो की जा रही थी, मेरे ख्याल में ऑनलाइन करना ये बेहतरीन था कि किसी की डाइवर्जन जो है वो उन्होंने रोक दिए। तो अब हादी साहब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये मामला अब कल तक जी कौन आर्गू करेगा? बज़ाहिर अब्बासी साहब ने अपने आर्गूमेंट्स कर लिए, जो शहजाद खान की तरफ से वकील थे, और अब कल कामरान मुर्तज़ा साहब को और आई थिंक आदिल अजीज़ काजी साहब को मौका दिया जाएगा कि वो अपने आर्गूमेंट्स करें। उनके आर्गूमेंट्स के बाद हमें रिबटल का मौका दिया जाएगा, हम रिबट करेंगे कुछ बातों के ऊपर कि कुछ बातें मिस कोट की गई हैं ऑन रोस्टम, और उसके बाद वो अपना फैसला फरमाएंगे। ठीक है। अब ये कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर भी हैं और मौलाना फजल रहमान के तर्जुमान भी हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले के ऊपर के? क्या वो जुडिशल कमीशन बनने की मुखालफत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने पिछली बार जब पेश हुए तो उन्होंने आर्गूमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि कमीशन आप नहीं बना सकते। अच्छा। उन्होंने अदालत के दायरे इख्तियार को भी चैलेंज किया। अच्छा। उन्होंने और भी बातें की जिस पे सरदार साहब जो है वो बहुत हैरान परेशान हुए, और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ अपने लेवल आर्गूमेंट्स का लेवल जो है उसे हाई कोर्ट के लेवल पर लाएं, क्योंकि आप जो बेसिक बातें कर रहे हैं, कोई लॉ स्टूडेंट अगर यहाँ बैठा होगा तो वो जवाब दे देगा आपको। अगर मैंने आपकी बातें सुन के इस पर फैसला लिखना शुरू कर दिया तो ये बड़ी अफसोसनाक होगी। और उन्होंने दोबारा मेंशन किया, उन्होंने कहा कि कामरान साहब आपके आर्गूमेंट्स आज सुनकर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ठीक। अच्छा, इसमें वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो बच बचा के चल रही है? क्या ये कमीशन बनाना तो हुकूमत का काम था? अगर इतने बड़े पैमाने पे एक अपनी स्पेशल ब्रांच की सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पे ये इंकशाफ हुआ है कि कोई ऐसा मुबैना तौर पे गैंग था, तो क्या वफाकी हुकूमत को आज खुद ये कमीशन नहीं बना देना चाहिए था? वफाकी हुकूमत का वही रवैया और रोल है जो हर मुफाद आमा के मामले में होता है। वो अपनी स्किन बचाने के चक्करों में है, रादर देन कि वो ये 400-450 विक्टिम्स को क्या खतरा है? वैसे आप खुद समझ सकते हैं कि मजहबी हलकों को जो मिसयूज़ करते हैं और जो ब्लास्फेमी के कवानीन को मिसयूज़ करते हैं, वो हुकूमतों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। एक ख़ास वोटर बैंक भी एसोसिएटेड है इस सारे तासुर के साथ, मजहबी वोट बैंक जो है, मजहबी वोट बैंक भी है, आपको पता है। तो ये बड़ा परेशान कौन है कि रियासत जो है, जिसको माँ के जैसा होना चाहिए था, जिसको देखना चाहिए था कि कुछ मजहबी कार्ड को खेलते हुए या ब्लास्फेमी लॉज को मिसयूज़ करते हुए भेड़ियों का ग्रोह है जो लोगों को नोच रहा है, उनसे पैसे एक्सटॉर्शन कर रहा है, उन्हें सजाए मौतें करवा रहा है। स्टेप इन करना चाहिए था अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। केसेस में तो शायद ऐसा ना हो, कुछ जेन्युइन केस भी होंगे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश और तहकीक के बाद ही पता चलता है ना कि इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है। किसी के इल्ज़ाम लगा देने से वो साबित तो नहीं हो जाता। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में तफ्तीश और तहकीक से तो किसी को नहीं भागना चाहिए, बल्कि सबको कहना चाहिए कि आप बनाएं, और ये गलत साबित हो गया अगर कि कोई ऐसा गैंग नहीं है, अगर ये साबित हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर तो ये मामला आगे चलेगा। अगर साबित हो जाता है कि वाकई कोई ऐसा ग्रोह था जो इससे माली फ़ायदा उठा रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, फिर तो उन लोगों के लिए क्या सज़ा है कानून में? देखें, वैसे तो जो है वो 186, 188 मौजूद है जो ये कहता है कि अगर आपने किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम की नौयत में आपको सज़ाए मौत हो सकती है, तो वो कलंदरा बन के आपके मुद्दई के ऊपर FIR हो सकती है। उन्हीं दफ़ात जी उन्हीं दफ़ात के तहत, तो 295C के तहत तो नहीं होगी, लेकिन मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की दफ़ात के तहत होगी। और अगर उसका थ्रेशोल्ड झूठे इल्ज़ाम का सज़ाए मौत की नौयत तक का है तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। अच्छा जी, उम्र कैद की हो सकती है। ज़ीशान, आज जस्टिस सरदार एजाज साख ने कुछ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए जब वकील मौसूफ जो थे अब्बासी साहब, वो ये कह रहे थे कि जो एक फैक्ट फोकस अहमद नूरानी की एक वेबसाइट है जो जर्नलिस्ट एग्जाइल है, जिनके अभी हाल ही में 2 भाई भी अगवा है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक, तो उस फैक्ट फोकस वेबसाइट पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। और जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, लोगों के अंदर अफवाज पाकिस्तान के लिए नफ़रत पैदा की जा रही है, और इसलिए इस वेबसाइट को बंद किया जाता है, बैन किया जाता है। तो जिस पे जस्टिस सरदार एजाज साख ने कहा
कि मेरा तजर्बा तो ये है कि माजी में जो भी सच बात करता रहा है हमेशा उसी पे पाबंदी लगी है। हाँ। और इस तरह की लैंग्वेज जो नोटिफिकेशन की है उस लैंग्वेज से ये लग रहा है कि जो माजी का तजर्बा वो यही है कि ऐसी लैंग्वेज सिर्फ ऐसी खबरों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो सच्ची होती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब जो बात कर रहे हैं ये इसका तो बड़ा पस मंज़र है। और ये मती साहब सवालिया निशान तो ये भी है कि तौहीन अदालत का मसला था और वकील साहब जो है उन्होंने अहमद नूरानी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की। अच्छा। उन्होंने कहा मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा अहमद नूरानी के ऊपर FIR दर्ज कराए। उन्होंने कहा फैक्ट फोकस की जो रिपोर्ट है वो जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसी के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन फैक्ट फोकस का जो मालिक है जो ओनर है अहमद नूरानी वो तो इश्तिहारी है, वो तो बाहर है, वो तो पाकिस्तान में नहीं। उन्होंने कहा ये आजकल बड़ा कारोबार बना हुआ है कि रियासत के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करे तो आपको करोड़ों कमाते। तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि माई कौंसल ये बताए कि लोग सुनते क्यों है ऐसा। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि देखिए ये जो नोटिफिकेशन जो PTI ने फैक्ट फोकस के ऊपर पाबंदी लगाई थी, जो नोटिफिकेशन की वर्डिंग है ये वर्डिंग ऐसी होती है जब आप कहीं सच बोल रहे होते हैं तो इस किस्म की सख्त लैंग्वेज तब आती है। और अब अहमद नूरानी की स्टोरी जो है वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के ऊपर थी। अब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो है वो डिटेल थी, तकरीबन 22 सफ़हात के ऊपर वो डिटेल। लेकिन वो रिपोर्ट जो थी वो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं थी, वो एक सोर्स रिपोर्ट थी, गैर मुसद्दका, अनकन्फर्म, अनअटेस्टेड, जिसके ऊपर बात भी आज हुई है। और उनके वकील ने भी कहा भाई साहब ने कि ये कोई मुसद्दका या अटेस्टेड रिपोर्ट नहीं थी और इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी थी। जी। तो एक तरफ तो अब्बासी साहब मान रहे हैं कि ये रिपोर्ट पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी थी, तो दूसरी तरफ इन इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन के ऊपर शायद वो राज़ी नहीं हो रहे। मैं मजीद साहब इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दूँ नूरानी साहब के हवाले से और फैक्ट फोकस के हवाले से कि फ़ैक्ट फोकस की एक और रिपोर्ट ही मौजूद है जो अब्दुल्ला शाह के कत्ल के ऊपर है। और उसके अंदर देखें जिस तरह यहाँ पे स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पे नसार है, वहाँ पुलिस की ज़िम्नियों पे नसार है। पुलिस की अपनी ज़िम्नी है कि जब अब्दुल्ला शाह घर से निकला और गायब हो गया। अब्दुल्ला शाह एक विक्टिम है इस गैंग के, ब्लैस्मी बिजनेस गैंग ने उनको फंसाया, उनके फ़ोन नंबर को ब्लैस्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लड़की ने उन्हें हनी ट्रैप किया, उस लड़की ने उन्हें बुलाया जब तो वहाँ से उसे अगवा किया और वो गायब हो गए वहाँ से। घर वालों ने अगवा का पर्चा करा दिया। घर वालों ने जब पुलिस तफ्तीश की तो मारूफ हॉस्पिटल की CCTV फुटेज में वो गाड़ी नज़र आ गई जिसमें वो खातून आई और अब्दुल्ला शाह को साथ ले गई जो उसे हनी ट्रैप करी थी। उसके बाद सारा रिकॉर्ड पे ये पुलिस रिकॉर्ड है। उसके बाद उनकी लाश मिली जो सर तन से उनका जुदा था, उनके हाथ बॉडी से अलग थे, उसका DNA कराया गया तो अब्दुल्ला शाह की लाश थी। उस केस के अंदर राव अब्दुल रहीम जो इस गैंग के सरगना है उनको शामिल तफ्तीश किया गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि उनका फ़ोन नंबर जो है वहाँ पे ट्रैक हुआ था। उनका फ़ोन नंबर उस लड़की से भी राब्ते में था और उस लड़की से अब्दुल्ला शाह भी राब्ते में था। सोर्स रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे? मैं बात कर रहा था कि जिस तरह सोर्स रिपोर्ट कुछ शवाहिद के ऊपर, और जिस तरह जज साहब ने भी आज कहा कि मोडस ऑपरेंडाई जो है स्पेशल ब्रांच का वो FIA की तरह या पुलिस की तरह नहीं है, वो PPC के तहत या वो उसके तहत इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी सोर्सेज नहीं देंगे, वो नहीं बताएंगे कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई। तो बहरहाल इसको वेरीफाई तो फिर भी किया जा सकता है और इसीलिए कमीशन बनना जरूरी है कि दूध का दूध पानी का पानी और वो कमीशन भी इन सोर्स रिपोर्ट्स को वेरीफाई वो सब इन्वेस्टिगेट करेगा, वो इनको भी सुनेगा, वो हम लोगों को भी सुनेगा, वो इन विक्टिम्स को सुनेगा। बिल्कुल। और ज़ीशान सैयद जस्टिस सरदार अरबाब ने एक मौके पे ये भी कहा, सरदार एजाज इसाक साहब ने, कि जब वकील साहब ने कहा कि जब किसी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए तो वो मुल्क टूट जाते हैं, तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि जब अवाम जो हैं अपनी फ़ौज के साथ ना हो तो फिर मुल्क टूटते हैं, बड़ी आसानी से फिर टूट जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, सच्ची बात है? तो सर पुरानी बातों को अगर छोड़ दे और ये एक हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर इसकी अपनी अदालत के साथ जो हो रहा है, और इवन दैट कि उनको ये तक कहना पड़ा कि मेरी अदालत को बारूदी मवाद से उड़ा दे, बेहतर होता नए इकदाम कर लेते, तो वो आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तानी कौम को भी पता है कि कौन किसके कहने पे क्या कर रहे हैं। तो जहाँ पे आईन और कानून और इंसाफ की बालादस्ती ना हो, वहाँ से बोलने को आप किसी को रोक तो नहीं सकते बोलने से। अच्छा, एक और मौके पे एडवोकेट अब्बासी साहब ने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब आपने जो है एक और केस में ये फैसला भी दिया था, तो इस पे उनका कोई उन्होंने लाइटर मूड में कहा कि आपने बड़ा होमवर्क किया है मेरे पे। तो वकील साहब ने, बाजी साहब ने कहा कि मैं कोर्ट में मौजूद था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप मेरे पे जो है होमवर्क करते हैं, मुझे पहले उनसे
देखना पड़ता था कि वो होमवर्क कर रहे हैं, अब आपसे भी देखना पड़ेगा कि आप उनसे मुराद उनके उनसे मुराद उन्हीं ताकतों से है जो उन्हें केसेस सुनने से रोकना चाहते हैं, उनके फैसलों से घबराते हैं। पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही मैनेज किया गया है, मतलब आपके सामने है। पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही गैर फाल बनाने की, एक रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से जजेस को बाहर से लाया गया, सीनियरिटी की धज्जियां उड़ाई गई। बिल्कुल, इस पे भी यकीनन बात होगी। अभी कल तक ये मामला चला गया है, कल भी बराह रास्त नशियात होंगी और अंग्रेज़ी में तो बहस होती है। अब अगर ये बहस मुकम्मल तौर पे उर्दू में हो, कुछ कमेंट्री या पस मंज़र के साथ हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर हम इसकी रनिंग कमेंट्री करें अपने खुलासे के साथ या उर्दू ज़ुबान में, तो वो कितनी आप लोगों के लिए कारामद होगी। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।